हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आप सभी का हमारे जेडीएम लेक्चर्स में स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छी तरह से होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है? आज है हमारे पास क्लास 9 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर 6, जिसका नाम है रेखाएं और कोण, जिसे हम लाइन्स एंड एंगल्स कहते हैं। इस चैप्टर की यह सेकंड वीडियो है। इसकी फर्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर से संबंधित कुछ बेसिक टर्म्स को डिफाइन किए हैं। उसी संदर्भ में जो कुछ भी बेसिक टर्म्स, अभिगृहित और प्रमेय छूटे हुए हैं, उनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। जिसमें पहला पॉइंट है हमारा प्रतिच्छेदी रेखाएं, दूसरा पॉइंट होगा अप्रतिच्छेदी अथवा समांतर रेखाएं, और इसके बाद दो अभिगृहितियों के बारे में पढ़ना है और उसके बाद एक प्रमेय के बारे में पढ़ना है। आज हम इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो 1 बाय 1 करके देखा जाए और आप लोग अपने फुल कंसंट्रेशन के साथ इसे समझने का प्रयास करें। टर्म है प्रतिच्छेदी रेखाएं, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। इसका डिफिनीशन है कि जब दो या दो से अधिक रेखाएं परस्पर किसी बिंदु पर प्रतिच्छेदित होती हैं तो इन्हें प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। देखो बच्चों, दो ही कंडीशन होते हैं जब हम दो रेखाएं खींचेंगे, तो उसमें दो कंडीशन ही पॉसिबल होते हैं, दो ही संभव होते हैं। या तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर दें, या दोनों रेखाएं परस्पर किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद न करें। और इसी आधार पर अगर वो दोनों रेखाएं या दो से अधिक भी रेखाएं हो सकती हैं, अगर किसी बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर देती हैं, तो ऐसी रेखाओं को हम प्रतिच्छेदी रेखाएं या इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। और जब दो या दो से अधिक ऐसी रेखाएं खींचा जाए जो आगे या पीछे बढ़ाए जाने पर कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद न करें, तो ऐसी रेखाओं को अप्रतिच्छेदी रेखाएं या इसी को हम दूसरे शब्दों में समांतर रेखाएं भी कहते हैं। तो सिंपल सा डिफिनीशन है, सिंपल सा कंसेप्ट है, समझ में आ जाएगा। प्रतिच्छेदी रेखाएं डिफिनेशन ये है कि जब दो या दो से अधिक रेखाएं परस्पर किसी बिंदु पर प्रतिच्छेदित होती हैं तो इन्हें प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम यहाँ दो रेखाएं खींचे हैं, एक का नाम है AB और दूसरे का है CD। ये AB और CD दोनों ही रेखाएं एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर दिए हैं, इसलिए ऐसी स्थिति में हम इस AB और CD दोनों को प्रतिच्छेदी रेखाएं कहेंगे। सेकंड है अप्रतिच्छेदी अथवा समांतर रेखाएं। यही परिभाषा है, सेंटेंस निगेटिव हो गया है कि जब दो या अधिक रेखाएं परस्पर किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद न करें तो इन्हें अप्रतिच्छेदी अथवा समांतर रेखाएं कहते हैं। यहाँ हम तीन रेखाएं खींचे हैं। इन रेखाओं के नाम हम स्मॉल लेटर से भी डिनोट कर देते हैं। फर्स्ट हमारी रेखा L है, दूसरी M है और तीसरी N है। अगर हम इस N को आगे पीछे कहीं तक भी बढ़ा ले जाए, लेकिन अगर ये परस्पर कहीं
प्रतिच्छेद न करें तो ऐसी रेखाओं को हम अप्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे, या इसी तरह की रेखाओं को हम समांतर रेखाएं भी कहते हैं। जैसा कि आप लोगों को हम ये चैप्टर 5 के वीडियो में समांतर रेखाओं को परिभाषित कर चुके हैं, उसे आप लोग वहां से भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। तो ये रहा बच्चों, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं और ये समांतर रेखाएं। समांतर रेखाओं को लिखने का एक मेथड ये होता है कि हम एक रेखा का नाम लिखेंगे, इसके बाद दो यह खड़ी रेखाएं डाल देते हैं और उसके बाद दूसरी रेखा का नाम। इस तरह से अगर बहुत सारी रेखाएं हो तो एम और एन के बीच में भी हम इसी तरह का सिंबल डाल दिया है। इसको हम पढ़ते हैं कि एल समांतर एम समांतर एन, या अगर हम अंग्रेजी में पढ़ना चाहें तो लिखेंगे कि एल इज पैरेलल टू एन एंड एम इज पैरेलल टू एन। तो इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों हम लोग का अभिग्रहित 6.1, इसे हम कहेंगे एक्जियम 6.1। जैसा कि एक्जियम के बारे में हम यूक्लिड की ज्यामिति के परिचय नामक चैप्टर यानी चैप्टर 5 में हम विधिवत चर्चा किया है। तो ये जो बच्चे अगर यहीं से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो वे चैप्टर 5 के वीडियोज को निश्चित रूप से देख लें, क्योंकि ये सारे अभिग्रहित शब्द उसमें विधिवत बताए जा चुके हैं कि अभिग्रहित क्या होती हैं, धारणाएं क्या होती हैं। थोड़ा सा मैं इस पर प्रकाश डाल रहा हूं, आप लोग समझने का प्रयास करें। अभिग्रहित का मतलब होता है कि गणित में कुछ ऐसे तथ्य होते हैं जो स्वयं सिद्ध होते हैं, सेल्फ एविडेंट होते हैं, उन्हें हमें सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती। तो ऐसे ही तथ्यों को हम या यूक्लिड नामक गणितज्ञ ने अभिग्रहित की संज्ञा से संबोधित किया है। तो हम लोग चैप्टर 5 में 7 अभिग्रहितों के बारे में और 5 अभिधारणाओं के बारे में डिटेल अध्ययन कर चुके हैं। तो उसी तरह की एक अभिग्रहित यहाँ भी है, जिसमें ये कहा गया है कि यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो ऐसे आसन्न कोणों का योगफल 180 अंश होता है। आसन्न कोण के बारे में भी हम इसी चैप्टर के वीडियो 1 में डिफाइन कर चुके हैं कि दो कोण ऐसे हों जो 3 शर्तों को पूरा करते हों। पहली शर्त तो ये, जैसे इस फिगर के माध्यम से ही हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि अगर पिछली वीडियो न भी देखे हो आप लोग तो ये समझ में आ जाए। जैसे यहाँ पर ये एक कोण बना है जिसका नाम है AOC और एक कोण है BOC। तो ये दो कोण इस तरह हो, इसमें अगर 3 कंडीशन फुलफिल होते हैं तो ऐसे कोण को हम आसन्न कोण कहते हैं। तो 3 कंडीशन क्या है? पहली तो ये कंडीशन है, ये जो दोनों कोणों का शीर्ष O है यह उभयनिष्ठ होना चाहिए, यानी दोनों कोणों का शीर्ष एक ही होना चाहिए। दूसरी कंडीशन यह है कि इस AOC कोण की एक भुजा OA है और एक भुजा OC है। इसी प्रकार इस कोण जिसका नाम होगा BOC, इसकी एक भुजा OB है और एक भुजा OC है, यानी प्रत्येक कोण में 2 भुजाएं होती हैं। तो अगर ऐसे ये दोनों कोण हो कि पहली शर्त तो कि इनका शीर्ष एक ही बिंदु हो, उभयनिष्ठ हो,
दूसरी शर्त यह हो कि इन दोनों कोणों की एक भुजा उभयनिष्ठ हो। जैसे कि यहाँ पर दोनों कोणों में भुजा ओसी उभयनिष्ठ है। और तीसरी शर्त यह होती है कि इस उभयनिष्ठ भुजा को छोड़ करके जो इस कोण की भुजा बचती है अथवा इस कोण की भुजा बचती है, ये इनको हम एक शब्द में अउभयनिष्ठ भुजा कह सकते हैं। इन दोनों कोणों में ओसी उभयनिष्ठ भुजा हो गई और ओए और ओबी को हम अउभयनिष्ठ, यहां लिखा भी गया है अउभयनिष्ठ भुजाएं, यानी जो भुजाएं दोनों कोणों में उभयनिष्ठ न हो बल्कि वो डिफरेंट अलग अलग कोणों की भुजाएं हो, तो ऐसी अउभयनिष्ठ भुजाओं में से एक भुजा इस उभयनिष्ठ भुजा के एक तरफ हो और दूसरी भुजा इस उभयनिष्ठ भुजा के दूसरी तरफ हो, तो ऐसे ही कोण को हम आसन्न कोण कहते हैं। अब उस आसन्न कोण की एक विशेष स्थिति बन जाती है और वह विशेष स्थिति ये बन जाती है कि यहाँ अब समझ में आ गया कि AOC और BOC आसन्न कोण है। लेकिन अगर इन आसन्न कोणों में ऐसी स्थिति दिखाई दे कि यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो, यहां हम OC को एक किरण कह सकते हैं और A से B तक को एक रेखा कह सकते हैं, तो इस फिगर से स्पष्ट है कि यह किरण OC इस रेखा AB पर खड़ी है। अगर ऐसी स्थिति है तो ऐसे आसन्न कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ऐसी स्थिति में कोण AOC और कोण BOC का योग 180 अंश होगा। जैसा यहाँ फिगर बनाने के बाद हम यहाँ स्पष्ट भी करते हैं कि यदि AB एक रेखा, यह AB एक रेखा है और OC एक किरण है, तो ये कोण AOC प्लस कोण BOC बराबर 180 अंश होगा। ये हमारी अभिगृहित 6.1 है। और यहाँ जो हम नीचे नोट में लिखे हैं कि यदि दो आसन्न कोणों का योगफल 180 अंश हो, मतलब ऐसी ही स्थिति में जहां पर कि ये दो आसन्न कोणों का योगफल 180 अंश हो जाता है, तो इन कोणों को हम रैखिक युग्म के कोण भी कहते हैं। रैखिक युग्म के कोण यह बात पहले से बताई जा चुकी है बच्चों इसके पिछले वीडियो, जहां पर दो आसन्न कोणों का योगफल 180 अंश हो जाता है, तो यहाँ ये जो दोनों कोण मिलते हैं, इन कोणों का एक विशेष नाम होता है जिसे हम कहते हैं कोणों का रैखिक युग्म, या जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। यहाँ तक बात समझ में आई होगी। अब हम एक अगला अभिगृहित जो लिख रहे हैं, अभिगृहित 6.2 या 6.1 है या 6.2 है, एक्जियम 6.2, जो इसी अभिगृहित 6.1 का विलोम है। यहाँ हम ब्रैकेट में हिंट भी कर दिए हैं, अभिगृहित 6.2 कहा जाए या इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, अथवा अभिगृहित 6.1 का विलोम। अब विलोम का मतलब यह होता है बच्चों, थोड़ा कंसंट्रेट होकर के समझो। देखो यहाँ पर ये कंडीशनल सेंटेंस होता है, यहाँ यदि से शुरू है और यहाँ खड़ी हो, यहां तक एक कंडीशन लिखा हुआ है और यहाँ तो के बाद ये दूसरा कंडीशन लिखा हुआ है। यदि ऐसा होता है, मतलब यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो, तो हमें निष्कर्ष के रूप में मिलता है
कि ऐसे आसन्न कोणों का योगफल 180 अंश होता है। अब अगर इसी को हम पलट दें, यहाँ जो तो के बाद जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसको हम यहां कर दें और यदि करके जो स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है उसको हम निष्कर्ष के रूप में लिख दें, तो ऐसे ही स्थिति में हम कहते हैं कि ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के विलोम है। देखो ध्यान से समझ में आएगा। यहाँ हम क्या लिखे हैं कि यदि दो आसन्न कोणों का योगफल 180 अंश हो। देखो बच्चों, यही चीज यहाँ तो के बाद लिखा हुआ है कि दो ऐसे आसन्न कोणों का योगफल 180 अंश होता है। अब यहाँ उसी चीज को पहले लिख दिया गया कि यदि दो आसन्न कोणों का योगफल 180 अंश हो, तो अब देखो तो के बाद जो यहाँ पहले वाली जो बात लिखी गई थी उसी में शब्दों का थोड़ा हेर फेर है। तो उनकी अउभयनिष्ठ भुजाएं, या फिगर बना है बच्चों, यह जो ओसी है एओसी की भी भुजा है, बीओसी की भी भुजा है, तो ओसी को हम उभयनिष्ठ भुजा कहेंगे जो कि एक किरण है। तो अउभयनिष्ठ भुजाएं, अउभयनिष्ठ भुजा का मतलब कि ओए और ओबी, ये अउभयनिष्ठ भुजाएं एक रेखा बनाती हैं, मतलब ये एक रेखा बन जाएगा। अगर कोण एओसी प्लस कोण बीओसी बराबर 180 अंश अगर हम पहले से ही ज्ञात है जानते हैं, तो यह निष्कर्ष हमें ऑटोमेटिक मिलेगा कि उनकी अउभयनिष्ठ भुजाएं एक रेखा बनाती हैं, मतलब यह ए ओ बी एक सरल रेखा प्राप्त होगी। यहाँ पर अगर एओ बी एक सरल रेखा है और ओसी एक किरण है, तो ये रिजल्ट मिल रहा है कि इस कोण और इस कोण का योगफल 180 अंश मिलेगा। और यदि पहले ही से ये बता दिया गया कि इस कोण का और इस कोण का योगफल 180 अंश है, तो यहाँ ये रिजल्ट मिलता है कि इन दोनों कोणों में इस उभयनिष्ठ भुजा को छोड़कर जो अउभयनिष्ठ भुजाएं हैं, ये दोनों अउभयनिष्ठ भुजाएं एक सरल रेखा बनाती हैं। मतलब वही है कि यहाँ पर एक किरण एक रेखा पर खड़ी होती है। यहाँ लिखा गया है कि यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो, तो यहाँ जब एओ भी एक रेखा हो जाएगी तो स्पष्ट है कि यह ओसी एक किरण है और एओ भी एक रेखा है। तो यह किरण ओसी इस रेखा एबी पर खड़ी, मतलब अगर एक किरण एक रेखा पर खड़ी है तो ये रिजल्ट मिलेगा कि इन दोनों आसन्न कोणों का योगफल 180 अंश मिलेगा। और यदि इन आसन्न कोणों का योगफल 180 अंश मिलता है, ये रिजल्ट मिलेगा कि यहाँ पर एक किरण एक रेखा पर खड़ी है। या उदाहरण में हम लिखने दिए हैं कि यदि एओसी मतलब ये कोण प्लस कोण बीओसी, यानी इधर वाला कोण 180 अंश है, तो एओ भी एक सरल रेखा है, या एओ भी एक सरल रेखा है। तो इस तरह से ये हमारे दो अभिगृहित हैं और इन दोनों अभिगृहितों को मिला करके बच्चों अभिगृहित 6.1 हो और अभिगृहित 6.2 हो। अभी अभी देखने से लग रहा है कि दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के विलोम हैं और दोनों एक दूसरे के पूरक भी हैं। यदि कोई किरण किसी रेखा पर खड़ी हो तो आसन्न कोणों का योगफल 180 अंश होता है, और यदि दो आसन्न कोणों का योगफल 180 अंश होता है तो वहां कन्फर्म है कि एक किरण किसी रेखा पर खड़ी। तो इन दोनों ही अभिगृहितों को मिला करके हम इनको रैखिक युग्म अभिगृहित कहते हैं। रैखिक युग्म अभिगृहित, क्या हम लिख रहे हैं कि अभिगृहित अभिगृहित 6.1 और
अभिगृहित सिक्स पॉइंट टू को दोनों को ही हम सम्मिलित रूप से रैखिक युग्म अभिगृहित कहते हैं। अगर ये कहीं इस तरह की स्थिति दिखाई दे रहा है तो उसको भी हम रैखिक युग्म अभिगृहित कह सकते हैं। इस तरह की कहीं स्थिति दिखाई दे रही है तो उसे भी हम रैखिक युग्म अभिगृहित कह सकते हैं। मतलब ये जो दोनों ही अभिगृहित हैं यह रैखिक युग्म अभिगृहित कहलाते हैं। टेक द स्क्रीनशॉट। पॉइंट है बच्चों प्रमेय 6.1। देखो बच्चों, ज्यामिति में जो प्रमेय शब्द होता है यह अभिगृहित तो स्वयं सिद्ध होते हैं, लेकिन इन प्रमेयों को हम एक बार सिद्ध कर देते हैं कि इस प्रमेय में जो भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है वह हम अपने तर्कों प्रमाणों की सहायता से उसे सिद्ध कर लेते हैं। और एक बार सिद्ध कर लेने के बाद हम इस प्रमेय का अगर सेम कहीं इसी तरह की स्थिति उत्पन्न होती है तो वहां पर एक सूत्र के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। हमें बार बार इस प्रमेय को सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती है। प्रमेय ये है बच्चों कि यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। ये हमारा प्रमेय है। इस प्रमेय को समझने के लिए यहां एक हम उदाहरण लेकर समझा रहे हैं। ये अगर दो रेखाएं हैं और ये दो रेखाएं अगर इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं तो बच्चों यहां पर ये चार कोण बनते हैं 1 2 3 4। इस प्रच्छेद बिंदु पर जो चार कोण बनते हैं इन चारों कोणों में जो आमने सामने के यानी जो सम्मुख कोण होते हैं उन्हीं कोणों को हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। मान लो थोड़े समय के लिए हम इस एंगल को 1 कहते हैं, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। यहाँ पर ये एंगल 1 और एंगल 3 शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे और इसी तरह से एंगल 2 और एंगल 4 भी शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। तो यहाँ कुछ स्ट्रेट लाइन याद रखना है कि शीर्षाभिमुख कोण वहां पर बनते हैं जहां दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं और जिस बिंदु पर भी दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी वहां कन्फर्मली चार कोण बनते हैं। उन चार कोणों में से जो आमने सामने वाले कोण होते हैं इन कोणों को ही हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। और हमारा प्रमेय 6.1 ये कह रहा है कि ये शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं और इसी चीज को हमें प्रूव करके दिखाना है। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होने का मतलब कि जितने अंश का एंगल 1 होगा उतने ही अंश का एंगल 3 होगा और जितने अंश का एंगल 2 होगा उतने ही अंश का एंगल 4 होगा। इसी को हम कहते हैं कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर है। यही यहाँ प्रमेय में लिखा गया है। किसी भी प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हमारी जो पहली हेडिंग होती है वह ज्ञात हेडिंग होती है
और उस ज्ञात में इस प्रमेय में जिन जिन ज्यामितीय आकृतियों की बात की गई होती है उन ज्यामितीय आकृतियों का हम नाम सहित उल्लेख कर देते हैं। जैसे यहाँ दो रेखाएं कहा है तो हम दोनों रेखाओं को यहाँ नाम रख देंगे। एक रेखा को ए बी कह लेंगे और एक को सी डी कह लेंगे, एक को एक्स वाई कह लेंगे तो एक को पी क्यू कह लेंगे। ये कोई निश्चित नहीं है कि हम क्या नाम देंगे, लेकिन इतना जरूर निश्चित है कि अगर प्रमेय में दो रेखाएं कही गई हैं तो हमारे ज्ञात में उन दोनों रेखाओं के नाम होने चाहिए। फिर आगे कह रहा है कि परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो अगर वो दोनों रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो जैसे अभी अभी यहाँ हम बता रहे हैं इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो ये चारों के चारों जो कोण बन रहे हैं इसमें शीर्षाभिमुख कोणों के दो युग्म मिल रहे हैं, ये इसी बिंदु पर तो बन रहे हैं। तो इस बिंदु का नाम रखना भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए हम यहाँ लिखा है कि दो रेखाएं ए बी और सी डी परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। ये हमारा ज्ञात हो गया। अब हमें सिद्ध करना है ये। हम यहाँ जो फिगर बनाए हैं ये तो थोड़ा इस फिगर को समझाने के लिए बता दिया। अब हम अपने प्रमेय को सिद्ध करने के लिए यहाँ पर जो फिगर बनाए हैं इसमें एक रेखा ए बी है और एक रेखा सी डी है। दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। अब अगर प्रतिच्छेद कर रही हैं तो कंफर्म है कि यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोणों के दो युग्म बनेंगे। एक होगा कोण ए ओ बी तो दूसरा हो जाएगा कोण बी ओ सी। एक अगर होता है कोण ए ओ सी तो दूसरा हो जाएगा कोण बी ओ डी। तो यही जो शीर्षाभिमुख कोण बन रहे हैं इनमें हमें किसको किसके बराबर सिद्ध करना है यह चीज हम सिद्ध करना है हेडिंग लगा करके लिखते हैं। इसमें हम लिखे हैं कि कोण ए ओ सी मतलब यहाँ जो सिंगल सिंबल से हम डिनोट किया है ये बराबर होगा कोण बी ओ डी मतलब ये और ये कोण बराबर होंगे। और सेकंड है कोण ए ओ डी मतलब यह ऊपर वाला कोण ये बराबर होगा कोण बी ओ सी मतलब यह नीचे वाले कोण के। तो ये हमारे दो हेडिंग कंप्लीट हुए। अब हमारी जो मुख्य हेडिंग होगी सिद्ध करने वाली उसको हम उपपत्ति लिखते हैं या इसको अंग्रेजी में प्रूफ लिखा जाता है। इसी में हम अपने तर्कों और प्रमाणों के द्वारा यह जो सिद्ध करना है में जो पॉइंट्स हम नोट कर चुके हैं इनको हम सिद्ध करके दिखाएंगे। तो इसके लिए यहाँ हम ये मान लेंगे कि यहाँ CD को हम एक रेखा मान लें और OA को एक किरण मान लें। CD एक रेखा और OA किरण हो जाए तो यहाँ पर कोण AOC प्लस कोण AOD बराबर 180 अंश मिलेगा। लिख दे रहे हैं उसके बाद समझ में आएगा। लिख रहे हैं कि चूंकि OA एक किरण तथा CD एक रेखा है इसलिए हम क्या लिख सकते हैं अपने रैखिक युग्म अभिग्रहित की जो अभी हम चर्चा कर चुके हैं। ये दोनों कोण जब यह एक किरण है और यह एक रेखा है इन दोनों आसन्न कोणों का योगफल 180 अंश होगा। हमें लिखेंगे कि इसलिए कोण AOC प्लस कोण AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां नंबर 1 लगा देंगे
और यहाँ कारण लिख देंगे ब्रैकेट में, रैखिक युग्म, रैखिक युग्म अभिगृहित। फिर हम इसी तरह की चीज यहां देख रहे हैं कि अगर ए बी एक रेखा हो जाए और ओडी एक किरण हो जाए, ए बी एक रेखा हो जाए और ओडी एक किरण हो जाए, यहां हम लिख दें कि ओडी एक किरण तथा ए बी एक रेखा है। इसलिए बताओ यहां कौन कौन से आसन कोण बनेंगे? कोण ए ओ डी और कोण बी ओ डी। कोण ए ओ डी प्लस कोण बी ओ डी इक्वल्स 180 डिग्री। इसको हम नंबर 2 बनाते हैं और कारण यही रहेगा, रैखिक युग्म, रैखिक युग्म अभिगृहित। अब हम यहां समीकरण 1 और समीकरण 2 में देख रहे हैं कि दोनों के राइट हैंड साइड में 180 डिग्री है, यानी दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है, इनका लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो हम यहां लिख सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 से एंगल AOC प्लस एंगल AOD इक्वल्स एंगल AOD प्लस एंगल BOD। देखो बच्चे यहां पर लेफ्ट में भी एंगल AOD आ गया और राइट में भी एंगल AOD आ गया और दोनों सेम साइन के साथ आए हैं। तो ऐसे में हम दोनों को कैंसिल कर सकते हैं, या हम चैप्टर 5 में एक अभिगृहित ऐसा भी पढ़े हैं, यदि बराबरों में से बराबरों को घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होते हैं। वो अभिगृहित 3 है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, और दोनों में से अगर हम AOD और AOD घटाते हैं तो इधर बच जाएगा AOC और इधर बच जाएगा BOD। तो चाहे इस अभिगृहित के माध्यम से आप समझें या सिंपल सा हमेशा के लिए एक चीज याद रखें कि अगर कोई समीकरण आपके सामने दिख रहा है और उस समीकरण के दोनों पक्षों में सेम चीज सेम साइन के साथ अगर दिख रहा हो, अगर अपोजिट साइन के साथ है तब नहीं, दोनों सेम टर्म्स होने चाहिए और सेम साइन होना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो हम वहां पर कैंसिलेशन लॉ, जिसको हम निरसन का नियम कहते हैं, उस नियमानुसार हम दोनों को कैंसिल कर देते हैं और जो शेष चीजें बचती हैं उनको हम इक्वल करके लिख लेते हैं। यहाँ से AOD दोनों कैंसिल हो गया, तो हम यहाँ पाएंगे कि देयरफॉर एंगल AOC इक्वल्स एंगल, इधर बच गया BOD। ये यहां तक हमारा पार्ट प्रूव हो गया। एंगल AOC इक्वल्स एंगल BOD और सेम
इसी तरह से बच्चों हम इस पार्ट को भी सिद्ध कर सकते हैं। और या प्रमेयों में ऐसा भी किया जाता है कि अगर किसी प्रोसेस को लेकर के हम अपने सिद्ध करने वाले पॉइंट्स में से आधे पॉइंट को या एक पॉइंट को सिद्ध किया है और सेम उसी प्रोसेस से हमारा नेक्स्ट पॉइंट भी अगर सिद्ध होने वाला है तो हम यह भी लिख देते हैं कि इसी प्रकार सिद्ध किया जा सकता है। यहाँ हम लिखेंगे कि इसी प्रकार सिद्ध किया जा सकता है कि क्या हम सिद्ध कर सकते हैं। ये जो सेकंड वाला पार्ट है यानी एंगल AOD इक्वल्स एंगल BOC और लास्ट में हम लिख देते हैं हेंस प्रूफ। अतः सिद्ध हुआ। इस तरह से हमारा यह प्रमेय 6.1 प्रूव हो गया। और इसका लाभ यह है कि इस प्रमेय को हम सूत्र के रूप में किसी भी क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। जहां पर भी हमको इस तरह से दो प्रतिच्छेदी रेखाएं मिले तो हम उनके आमने सामने वाले कोणों को शीर्षाभिमुख कोण के नाम पर आपस में बराबर लिख सकते। तो इस तरह से ये आज की वीडियो मैं क्लोज कर रहा हूं। अगर मेरी पढ़ाई की चीजें आप लोगों को समझ में आ रही हो तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि और इससे भी अच्छी वीडियो आप लोगों के सामने जा सकें और आप लोग इसका लाभ उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।